Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शुरू करेंगे। ये टॉपिक सीए इंटर के ग्रुप 1 में है और बाकी कई कोर्सेज में भी आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सीए इंटर के ग्रुप 1 के एक एक कर सारे चैप्टर्स को कवर करने की, उसमें सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मैं भी एक चार्टेड अकाउंटेंट ही हूँ। मेरे भी सीए इंटर की अकाउंट्स में 93 मार्क्स। वैसे उस टाइम इंटर नहीं बोलते थे, हमारे टाइम पे इंटर को आईपीसीसी बोला जाता था। हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हुआ हो। तो उस टाइम पे आईपीसीसी बोला जाता था। तो मेरे उस टाइम पे अकाउंट्स में 93 मार्क्स थे। सो यू आर वेरी मच सेफ इन माई हैंड्स, ठीक है। हम एक एक कर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप अपने डाउट्स जो भी हैं, मैं या तो व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उस पर पूछ लेना। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। देखिए, कंपनी का मतलब सबको मालूम है। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी जो होती है वो किससे गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज किससे गवर्न होगी? कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है किसी भी कंपनी के? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्लास 11th से बनाते हुए आ रहे होंगे। क्लास 11th में वो बात और है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे क्या क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि वहां पर सोल प्रोप्राइटर था। फिर हम आते हैं क्लास 12th पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज और जुड़ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट बनती है साथ में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अकाउंट बोल ले या स्टेटमेंट, यहां पर स्टेटमेंट बनाई जाती है जनरली। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी सीखी होगी आपने क्लास 12th में। अदरवाइज यहां पर भी मैं जीरो से करवाऊंगा जब इस चैप्टर पे हम लोग आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें सब कुछ आ गया। एक एक करके डिस्कस करेंगे, हम सब चीजों पर चलेंगे। पहले हमने सिर्फ ये लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या होता है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सब मिलाकर कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आया आप लोगों को समझ में? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चलने से पहले, जब हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट वगैरह डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक दो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जैसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट। वो सब पहले डिस्कस करेंगे, शॉर्ट जो भी टॉपिक्स हैं। फिर हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। वैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखिए, एक तो होता है जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट मतलब जो सब कंपनीज पर लागू होता है,
वो हमारे को कहां मिलेगा? शेड्यूल 3 में। ठीक है, वो कहां मिलेगा? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में हमारे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो जनरली सब कंपनीज को शेड्यूल 3 फॉलो करना होगा। वहां पर पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है जो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, और पार्ट 2 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट गिवन है, उसको हमें करना होगा। लेकिन कुछ कंपनीज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट लगता है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर और कोई ऐसी कंपनी जिसके जो जिस कानून से रेगुलेट होती है। जैसे बैंक्स किससे होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो उस कानून में अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो बैंक का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो उससे गवर्न होगा। फिर उसको ये शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना होगा, उसको वो वाले एक्ट में जो फॉर्मेट गिवन है उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये तो एक्सेट्रा मैंने लगा दिया, जिससे कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या और भी कोई एक्ट जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन है वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सारी कंपनीज को शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ही फॉलो करना होगा। ठीक है, और जिसके पार्ट 1 में बैलेंस शीट गिवन है और पार्ट 2 में पी एंड एल गिवन है। आया इतना आप लोगों को समझ में? अब हम एक एक शॉर्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। ये आप लोग अपने लॉ में भी पढ़ोगे। यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ऑल्दो थ्योरी भी थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी। हो सकता है आप में से किसी ने ना कराओ लॉ में। देखिए, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, देखिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 197 में मैनेजरियल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चल पाएंगे। ये गवर्न होता है सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। उस सेक्शन के हिसाब से जो मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है मैनेजर्स को जो हमें देनी है वो है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम कितनी है? 11%। 11% से ज्यादा हम लोग मैनेजर्स को, उसमें सबको आ गए सारे डायरेक्टर्स, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, अदर डायरेक्टर्स हो, मैनेजर हो, सब। तो टोटल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन हम मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? 11% की। अब इसमें इस 11% में होल टाइम डायरेक्टर, आगे हम इसको WTD लिख देंगे तो भी चलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड मैनेजर, अगर हम इनकी बात करें, और फिर आ गए यहां पर अदर डायरेक्टर्स, मतलब इनके अलावा होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इनकी जब हम बात करते हैं, अगर ये सिर्फ एक है, हमारे यहां सिर्फ एक है टोटल मिला के, मतलब होल टाइम डायरेक्टर, MD, मैनेजर, इन तीनों में से सिर्फ एक है, तो उस केस में उसको कितनी पेमेंट की जाएगी? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम। अगर हमारे यहाँ मैनेजर्स, मतलब होल टाइम डायरेक्टर, MD एंड मैनेजर एक से ज्यादा है, तो टोटल मिला के कितनी पेमेंट की जाएगी? मैक्सिमम 10% की। इतनी ही करनी है, ये नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट्स है। ऑब्वियसली इससे कम ही करनी चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इतनी तक कर सकते। तो एक से ज्यादा है तो 10%। एक से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? जैसे एक होल टाइम डायरेक्टर है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो एक से ज्यादा हो गए ना। लेकिन इस केस में सिर्फ एक है, तो एक है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%। अदर डायरेक्टर्स के केस में, इफ होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर
इनमें से कोई भी एग्जिस्ट करता है, अगर इनमें से भी कोई भी एग्जिस्ट करता है तो इनकी रेम्यूनरेशन जो बचे हुए डायरेक्टर्स की है वो होगी 1%, अदरवाइज होगी 3%। देखिए समझ में आया आप लोगों को? ये टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितनी है? मैक्सिमम 11%। उस 11 में भी 11 याद रखना है, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 11% है मैनेजर्स की। उस 11 में जो होल टाइम डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर है उनकी कितनी है? अगर वो एक है तो 5%, एक से ज्यादा है चाहे 3 हो तो कितनी होगी? तीनों की मिलाकर 10%। ठीक है। अदर डायरेक्टर्स के लिए जो ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, उनके लिए अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग भी हैं, इनको भी रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो फिर इनके लिए तो 1% बचा। ठीक है। और अगर ये है ही नहीं फर्म में, ना कोई होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, तो बचे तो फिर इनको कितनी मिल सकती है? 3%। लेकिन फिर भी आप इनको 3% दो, इनको 10% दो, जितनी मर्जी दो, ओवरऑल रेम्यूनरेशन तो मैक्सिमम कितनी होगी? 11% की। समझ में आया आप लोगों को? ये तो ओवरऑल रेम्यूनरेशन 11 है, यहाँ पर 5-10 की लिमिट है, यहाँ पर 1 और 3 की। ठीक है। एमडी वगैरह के लिए 5-10 और अदर डायरेक्टर्स के लिए 1-3 और टोटल 11%। इतना समझ में आ गया? इसमें 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट। पहला क्या है? लिमिट ऑफ 11% में एक्सीड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें 11% से भी ज्यादा देनी है तो ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद आप 11% से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। ठीक है। लिमिट ऑफ 5%, 10%, 1% एंड 3% में एक्सीड विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में हम लोग शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लेते हैं तो इन लिमिट को एक्सीड किया जा सकता है, लेकिन इन लिमिट को तो एक्सीड कर लो, बट ओवरऑल कितना रहना चाहिए? 11। अगर आपको 11 से भी एक्सीड करना है फिर तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आया इतना समझ में? ठीक है। मेरे को ये हटाना पड़ेगा जिससे कि हम आगे का लिख पाए, क्योंकि वरना ये आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन उस केस में क्या हो? ये सब हमने परसेंटेज किसकी निकाली है? नेट प्रॉफिट की। अब अगर नेट प्रॉफिट ही ना हो, हमारे तो नेट लॉस हो रहा हो, या फिर इतना प्रॉफिट ही ना हो रहा हो कि हम अपने मैनेजर्स वगैरह को ढंग से रेम्यूनरेशन दे पाए, हमें लग रहा है कि ये प्रॉफिट तो एडिक्वेट ही नहीं है कि हम अपने मैनेजर्स को कंपनसेट कर पाए उनकी सर्विसेज के लिए, उस केस में क्या होगा? तो देखिए, ये नोट में 3rd पॉइंट है, 2 तो नीचे लिख दिए थे मैंने। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट या फिर नो प्रॉफिट, अगर इनएडिक्वेट है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, फॉलोइंग लिमिट्स विल अप्लाई। उस केस में ये वाली लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। तब हम उस केस में देखेंगे कि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल क्या है, और रेम्यूनरेशन कितनी है। अगर उनकी इफेक्टिव कैपिटल है लेस देन 5 करोड़, अगर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम की है, तब हम लोग टोटल रेम्यूनरेशन अपने मैनेजर्स को दे सकते हैं 60 लाख की। ये टोटल है 60 लाख, एक बंदे की नहीं है। टोटल हम लोग रेम्यूनरेशन कितनी दे सकते हैं? 60 लाख। अगर 5 करोड़ है या उससे ज्यादा है
बट लेस देन 100 करोड़ है, 100 करोड़ से कम है इफेक्टिव कैपिटल। ये इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालनी है अभी डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ये डिस्कस करते हैं। कैपिटल तो आप नॉर्मली तो समझ ही गए ना, आप लोगों ने क्लास 12th में कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा होगा, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगा हुआ है, वो यहाँ पर है। जो ओनर्स ने पैसा लगाया मतलब शेयर होल्डर्स ने, और जो आपने बाहर से लोन लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा, जो लॉन्ग टर्म लोन्स, बस इन दोनों को मिला दो, इफेक्टिव कैपिटल आ गई। अभी इसको लिख भी लेंगे ढंग से, इसमें एक दो चीजें और है वो हम लोग अभी फॉर्मूला लिख लेंगे इफेक्टिव कैपिटल का। तो 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़, उस केस में हम लोग मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकते हैं 84 लाख। थर्ड केस 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़, उस केस में हम लोग 120 लाख की रेम्युनरेशन मैक्सिमम दे सकते हैं। और लास्ट केस 250 करोड़ एंड अबव बट लेस देन, नहीं इसमें तो 250 करोड़ एंड अबव, उस केस में हम लोग 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेसिव कैपिटल, या ऐसे लिखें कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। समझ रहे हो आप बात? जैसे अगर 270 करोड़ की इफेक्टिव कैपिटल आए तब कितनी दोगे रेम्युनरेशन? 120 लाख तो दे ही सकते हो, प्लस 0.01% ऑफ कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। 270 थी, 250 से कितनी ज्यादा है? 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 0.01%। आया समझ में? 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01, ये 4 लिमिट्स आपको याद रखनी है। अगर उनके यहाँ प्रॉफिट ना हो या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो वो ये रेम्युनरेशन मैक्सिमम दे सकते हैं। 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? ठीक है, लेकिन इसमें भी एक नोट, above limits may exceed with the special resolution passed by shareholders। अगर शेयर होल्डर्स पास कर देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन तो उस केस में हम लोग इस लिमिट से ज्यादा की भी पेमेंट अपने मैनेजर्स को कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक थ्योरी के लिए बता रहा हूं कि फ्यू कंपनीज हैं, ये आप लोग बस पढ़ लेना, फ्यू कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस लिमिट। ये जो 60, 84 लाख वगैरह ये जो पूरी लिमिट है इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में, कुछ कंपनीज है सिक कंपनीज वगैरह, या जो अभी बनी है 2-3 साल ही हुए, ऐसे कुछ एक थ्योरेटिकल ही है, मतलब आप लोगों ने शायद लॉ में पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो वो बुक्स में गिवन है, आप उसको बस देख लेना कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो इनएडिक्वेट या नो प्रॉफिट के केस में ये वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हमें डिस्कस करना था ये इफेक्टिव कैपिटल होती क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉय मतलब बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, वो बचपन वाली कैपिटल नहीं जो आपने 11th में पढ़ी होगी, कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसा लगाया, नहीं, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप मतलब एक्चुअल में पेड अप अमाउंट कितना है, ऑथराइज नहीं, जितना पैसा आया हुआ है, और उसमें दोनों से रिलेटेड आ गया, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये भी तो पैसा ओनर्स का ही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस
इसमें एक्सप्लेन करने के लिए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वैसे तो वो रिजर्व से सरप्लस का पार्ट होता ही है, बट फिर भी अगर वो अलग से गिवन हो तो आप उसको इंक्लूड जरूर कर लेना, बट नॉट रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व को हमें इंक्लूड नहीं करना है। रिजर्व से सरप्लस इंक्लूड करेंगे जिसमें एसपीआर तो रहेगा बट रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऐड करने हैं, माइनस डिडक्ट क्या करना है, देखिए एक तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर अभी तक आप लोगों ने राइट ऑफ नहीं कर रखे, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर P&L का डेबिट बैलेंस, ये सब चीजें अगर अभी तक राइट ऑफ नहीं हुई है बुक्स में से, असेट साइड पे अपीयर कर रही हैं, तो उसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस करनी है भाई, हम यहां ये देख रहे थे कि बिजनेस में कितना पैसा लगा, आपने शेयर होल्डर से पैसा तो लिया, ठीक है, शेयर होल्डर से पैसा लेकर वो पैसा अपने बिजनेस में ना लगाकर दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमारे बिजनेस में कहां लगा हुआ है पैसा, वो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो यूज कर रहा है पैसा, हम तो यूज ही नहीं कर रहे उस पैसे को, ठीक है। तो वो फिर इफेक्टिव कैपिटल में नहीं आएगा। हमने इतना पैसा शेयर होल्डर से लिया, जैसे 10 लाख रुपए लिए, उसमें से 1 लाख रुपए तो हमने आगे इन्वेस्ट कर रखे हैं कहीं और, तो उस पैसे को तो वो यूज कर रहा है। 9 लाख रुपए तो हम बिजनेस में तो इफेक्टिवली सिर्फ 9 लाख रुपए यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिवली वो कैपिटल, इफेक्टिवली हमारे यहाँ फंड्स कितने यूज हो पा रहे हैं, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, या इसको एडवांसेस भी लिखते हैं, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स लेकिन यहां पर लिख दिया मैंने एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, वो तो इन्वेस्टमेंट ही करेगी, फिर उस केस में तो ये हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे, उनका तो नॉर्मल कोर्स में हो गया ना, बिजनेस का पार्ट हो गया। ये माइनस करके हमारा अमाउंट जो निकल कर आएगा उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव कैपिटल। समझ में आ गया आप लोगों को ये? देखिए अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। नेट प्रॉफिट, हम लोग बात करते हैं ना कि 11% दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट निकालना कैसे है? वैसे तो नेट प्रॉफिट हम लोग जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। 1-2 डिफरेंस है उसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त रेवेन्यू में क्या ध्यान रखना है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ऑल यूजुअल इनकम, जो भी सारी इनकम नॉर्मली बिजनेस में हो रही है वो सब इंक्लूड होगी रेवेन्यू में। सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट वगैरह से कोई सब्सिडी मिल रही है तो सब हम उसको इंक्लूड कर कर चलेंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, फिक्स्ड एसेट जब बिकती है तो सेल वैल्यू माइनस WDV, देखिए नॉट एक्सीडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एक्सीडिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको भी टिक लगा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर किसी की कॉस्ट थी 100 रुपए की और उसकी WDV रह गई 70 रुपए की, और आज उसका सेल प्राइस है 80 रुपए का, ठीक है। आज वो चीज बिक गई है 80 रुपए में, कॉस्ट थी 100 रुपए, रिटर्न डाउन वैल्यू आज तक वो राइट ऑफ हो के, मतलब डेप्रिशिएट हो के बुक्स में कितनी रह गई 70 की, बिक कितने की रही है 80 रुपए की। तो रेवेन्यू में लेना कितना है? मैंने क्या लिखा, सेल माइनस WDV, मतलब 10 रुपए। ये कह रहा है कि 10 रुपए डेप्रिसिएशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो अब तक लगाया है हमने। तो हमने उसको आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है 30 रुपए, तो 30 से ज्यादा मत लो, तो हम तो 10 ही ले रहे। लेकिन अगर ये
110 में बिकी होती, अगर ये 110 में बिकी होती तो कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा होता हमें? 40 रुपए का। बुक्स में 70 रुपए की चीज है, उसको 110 में बेचोगे, कितने का फायदा है? 40 रुपए का। तो हम यहाँ पर 40 ना लिखकर मैक्सिमम कितना लिखते? 30 रुपए। ये कह रहे हैं नॉट एक्सीडिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज तक आपने उस पर कितना एक्सपेंस लिया है बुक्स में? आज तक कितना एक्सपेंस लिया था? 30 रुपए का। तो आप इनकम भी मैक्सिमम कितनी लिख दो? बस 30 रुपए, 30 से ज्यादा मत लिखो। आ रहा है समझ में? इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैनेजर्स के लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम हो गया जबरदस्ती उनका। अब ये नेट प्रॉफिट ज्यादा होता तो ज्यादा रेम्यूनरेशन दे पाते हम उनको, लेकिन यहाँ पर ये सब करने की वजह से उनको रेम्यूनरेशन कम मिल पाएगी। समझ में आया? तो आज तक आपने जितना बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड करा है उससे ज्यादा आप उसकी इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। आ रहा है ना समझ में आपको? तो यहाँ पर ऑल्दो 40 बन रहा है, बट हम मैक्सिमम कितना लिख पाएंगे? 30 रुपए, नॉट एक्सीडिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजैक्शन है वो तो डायरेक्टली कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व वगैरह में जाएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे सेल ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह कोई करते हैं तो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्लास 12th में भी पढ़ा होगा आपने। फॉरफिटेड शेयर्स को जब बेचते हैं तो जो बचता है, प्रॉफिट बचता है, वो सारा कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में लास्ट में। तो वो सब भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा। चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वो भी डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, वो भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये सब चेतावनी एक तरीके की, कोई भी कैपिटल नेचर की, कोई भी फॉरफिटेड शेयर्स वगैरह, कोई भी रिवैल्यूएशन, इवन आप ऐसे भी कह सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर शेयर ज्यादा में हमने इशू करे तो वो प्रॉफिट थोड़ी ना रेवेन्यू में लेके जाओगे, वो कहाँ जाएगा? एसपीआर में। मैंने लिखी नहीं वो बात, ये आप लोगों को सबको पता ही होगी, ठीक है। और आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी इसमें नहीं जाएगा। एक्सपेंस के केस में क्या ध्यान रखना है? सारे यूजुअल चार्जेस जितने भी होते हैं सब लगाने। डेप्रिसिएशन लगाना तो है कंपनीज एक्ट का ध्यान रखते हुए, कंपनीज एक्ट में जितना अलाउड है उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब जो उसमें अलाउ कर रखा है, अगर उसी में लिखा है कि उससे ज्यादा भी लगा सकते हो तो सेक्शन के हिसाब से चलेगा, जो सेक्शन में दे रखा हो। तो डेप्रिसिएशन शुड बी एज पर कंपनीज एक्ट। कोई भी कैपिटल नेचर का लॉस यहाँ पर, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह, नहीं आएगा। वॉलेंट्री कंपनसेशन, अगर आपने कोई कंपनसेशन वॉलेंट्रीली दे दी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको देना ही पड़ेगा, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं थी, बस आपने वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से दी है, वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। रिजर्व्स के लिए एक और चीज लिख देते हैं, फिर इनकम टैक्स वगैरह, टैक्स भी इसमें नहीं आएगा, रिजर्व्स भी नहीं आएगा। वैसे आप लोग अगर ध्यान से समझो क्यों नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करना, इनकम टैक्स वगैरह पे करना, ये क्यों नहीं आ रहा? एक्सपेंस में क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? आपने P&L एप्रोप्रिएशन सुना होगा, तो ये सब तो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम हुई ना। पहले प्रॉफिट निकल तो जाए फर्म का, तब तो टैक्स बनेगा, तब पता चलेगा रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। ये बाद की बातें हैं ना। पहले तो अभी हम ये प्रॉफिट देखकर मैनेजर को कमीशन ही बता रहे हैं कि मैनेजर को रेम्यूनरेशन कितनी मिलनी है, वो भी फिर एक खर्चा होगा, वो भी माइनस करना होगा। बाद में जाकर हमारा ये निकल कर आएगा कि टैक्स कितना बन रहा है या रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करना है, उसको पहले कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो आपको ढंग से तभी समझ में आएगा जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।